गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवीएम स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आपने देखा होगा कि कभी भी जब फोन को चार्ज में लगाते हैं या लैपटॉप को चार्ज में लगाते हैं या बहुत देर तक टीवी चलाते हैं, बहुत देर तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वो हीट हो जाता है। तो जब भी किसी भी अप्लायंसेस से बहुत ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो तो वो हीट होने लगता है। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी अप्लायंसेस से बार बार इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए और लंबी समय तक करवाई जाए तो उससे हीट उत्पन्न होने लगता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हेन current is passed through a conductor due to collision between the moving charge and items, then the heating effect of electric current is obtained। इसमें लिखा गया है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास कराई जाती है, जब किसी कंडक्टर से करंट पास कराई जाती है तो कोई भी कंडक्टर आइटम से मिलकर बना होगा, तो आइटम और मूविंग चार्ज के बीच कॉलिजन होता है। आइटम और मूविंग चार्ज के बीच क्या होता है? कॉलिजन होता है। आइटम और मूविंग चार्ज के बीच क्या होता है? कॉलिजन होता है, जिसके कारण क्या ऑब्टेन हो जाता है? तो हीट ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन हो जाता है? हीट। तो साफ लिखी गई है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर से करंट पास कराई जाती है तो ड्यू टू कॉलिजन द मूविंग चार्ज एंड आइटम के कॉलिजन के बीच जब हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होता है। तो चार्ज के फ्लो के कारण और आइटम जो है उसमें दोनों में कॉलिजन होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है और हम लोग कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि जूल ने क्या कहते ये अपना कौन सा लॉ दिए थे हीटिंग के बारे में, वो देखते हैं कि हीट जब कोई भी चीज होता है तो उस पर वो क्या बात कहते कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए कि हीट प्रोड्यूस हुआ, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किनका? टू द स्क्वायर द अमाउंट ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के जितना भी उससे करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस के दूसरा कौन चीज का? रेसिस्टेंस का, एंड टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, टाइम पीरियड कितनी देर तक कोई भी अप्लायंसेस चल रहा है। यानी हीट किस किस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना करंट मतलब फ्लो करवा रहे हो, उनके स्क्वायर पर डिपेंड करता है। हीट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस कितना है। हीट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक आप इस्तेमाल कर रहे हो। जब कोई भी चीज, जैसे टीवी का एक एग्जांपल लेते हैं, यदि टीवी 3 घंटों 4 घंटों तक चल रहा है तो कितना भी मॉडर्न टीवी वो पीछे से थोड़ा ना थोड़ा गर्म होना ही होगा। हम लोग एसी फ्रिज इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा का सारा क्या होता है? थोड़े टाइम पीरियड बाद जब भी लंबे समय तक हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो हीट किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक इस्तेमाल कर रहे हो। हीट रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये कैसे? मान लीजिए कहीं रेसिस्ट करने की क्षमता ज्यादा है, किसी कंडक्टर में रेसिस्ट करने की क्षमता ज्यादा है, जैसे कि आयरन में क्या करते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस हैवी वाला लगा देते हैं, कॉइल लगा देते हैं। वो कॉइल क्या कर देता है? वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता नहीं, जिसके कारण उसको क्या कर देता है? वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। हीट जो है किस पर डिपेंड करने लगा? रेसिस्टेंस पर। ये आयरन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो हीट प्रोपोर्शनल है किनका? आई स्क्वायर आर और टी का। टी को हम समझ लिए टाइम पीरियड है, ठीक है, कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा रहा है। आर रेसिस्टेंस है कि रोकने की क्षमता कितनी है। उसके बाद आई स्क्वायर की कितना करंट फ्लो हो रहा है, उनका स्क्वायर। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यानी हीट इन सब सारे चीजों पर डिपेंड कर रहा है। चलिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि हीट, यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ एक कोई भी कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करा जाता। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल और कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, यहाँ किसी भी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये होगा आई स्क्वायर
आर टी, हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही इनका फॉर्मूला हो जाता है। चलिए इनको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हम लोग पढ़े थे वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहां से यदि वर्क की फॉर्मूला निकाल लें तो वर्क बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। यहां से क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। आप जानते हो कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। ओम्स लॉ में क्या होता है, V बराबर आई आर, और Q का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग I पर क्या है यानी करंट पर क्या आए हैं, Q बाई टी, करंट क्या पर क्या है, Q बाई टी। यहां से आप ध्यान से देखें तो यदि हम Q का फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा आई टी, Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। इसी दोनों फॉर्मूला को इसमें पुट कर देते हैं तो वर्क डन बराबर हो जाएगा आई आर इंटू आई टी, आई आर इंटू आई टी, तो वर्क डन बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। और इसी वर्क डन को हम लोग, ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है हीट में, स्क्वायर आर टी, हीट बराबर हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। हीट को जनरली हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर लिया करते हैं, जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हीट का एसआई यूनिट होता है जूल, हीट का एसआई यूनिट हो गया जूल, आई का हो गया हमारा एम्पियर, और आर का हो गया ओम, और टी का हो गया सेकेंड। ये हो गया इनका एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम लोग न्यूमेरिकल को, एक न्यूमेरिकल है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम takes a current of 5 ampere, calculate the heat developed in 30 सेकेंड। कहता है एक आयरन है जिसमें रेसिस्टेंस है 20 ओम का और जिससे करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि कितना हीट डेवलप होगा, वो भी 30 सेकेंड में। यानी यहाँ हीट निकालना है। देखिए क्या क्या हमको गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या सब है। गिवन में दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस जो है आयरन का, यानी रोकने की जो क्षमता है वो 20 ओम का है, रोकने की जो क्षमता है वो 20 ओम है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर का, और कितने समय तक डेवलप करी जा रही है, कितने समय तक उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है, तो 30 सेकेंड तक। कहता 30 सेकेंड में कितना हीट जनरेट होगा ये बताओ। अभी हम पढ़े थे कि हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई है हमारा 5 तो 5 का स्क्वायर, आर है हमारा 20 तो इंटू 20, और टाइम है हमारा 30 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30, और वो भी सेकेंड में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 इंटू 20 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 जा 50 और 53 जा 150, ये 2 जीरो, ये हो गया हमको लगभग 15,000 जूल, 15,000 जूल। इतना हीट उसको क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। इतना हीट जनरेट हो गया होगा उस इलेक्ट्रिक आयरन से, 15,000 जूल हीट जनरेट हुआ होगा 30 सेकेंड में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस है कोई, एक रेसिस्टेंस है जिसकी जो कैपेबिलिटी है 4 ओम की है, ठीक है। वो प्रत्येक सेकेंड यानी एक सेकेंड में 100 जूल हीट उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस्ड करती है। तो कहता बताओ उस रेसिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास्ट होता होगा, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ये पता करना है। चलिए दिया हुआ है, गिवन लिखते हैं, गिवन हीट कितना दिया हुआ है, तो हीट दिया है 100 जूल का, हीट कितना दिया है 100 जूल, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस यानी आर दिया हुआ हमारा 4 ओम, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, और निकालने है टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का, यानी ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी निकालिए क्या होगा। आप जानते हैं कि भी कैसे निकलेगा, भी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग आई आर, वी बराबर क्या होता है आई आर, यानी आर तो हमको पता है, आई नहीं पता, और इससे हमको आई निकल जाएगा। वी आर और टी से, एच आर और टी से, यानी हीट का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से आई निकल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं आई निकाल लेते हैं, उसके बाद भी निकाल पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हीट बराबर जानते हो आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर
RT होता है। यहाँ से जब I निकालेंगे तो हीट की जगह हीट का फॉर्मूला हीट रख दीजिए 100 जूल, I स्क्वायर नहीं पता है इंटू R, रेसिस्टेंस पता है 4 और टाइम पता है 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए 100 इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू 4। इस 4 से इनको कट कर दीजिए तो 25 टाइम्स में कट जाएगा और स्क्वायर को लाएंगे तो रूट ला देगा 25 इक्वल्स टू I। तो यहाँ से I का मान निकल के आ गया 5 एम्पियर। करंट कितना निकल के आ गया है? 5 एम्पियर का। अब पूछ रहा हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस से जिसकी क्षमता 4 ओम की है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो पता कीजिए। हम जानते हैं कि वोल्टेज बराबर क्या होता है? IR, V बराबर IR होता है। I निकल गया 5 और R है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 20 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। ठीक है, उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स किया गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज क्या क्या है। जिसमें पहला एडवांटेज है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का। हम इलेक्ट्रिक बल्ब से कहने का है कि हम एलईडी इलेक्ट्रिक बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं टंगस्टन मेटल का जो बना होता है फिलामेंट वाले बल्ब की। हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ने वाले हैं वो फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहे हैं जो फिलामेंट से बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो बना होता है फिलामेंट से, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या लगा होता है? फिलामेंट लगा रहता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है और ये फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन मेटल का। इसका टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट से बना होता है। ये फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लगभग कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो फिल रहता है अनरिएक्टिव गैस से, जैसे कि हो गया ऑर्गन, जैसे कि ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन से ये फिल रहता है। ठीक है, ताकि ये रिएक्ट ना कर सके, अनरिएक्टिव गैस इसके अंदर भरा रहता है। जब बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो व्हाइट हॉट हो जाता है, व्हाइट लाइट इमिट करने लगती है। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का था, जिससे कि हम लोग बल्ब जलाते हैं। ये हमारा एक एडवांटेजेस भी है, बल्ब जलाना अच्छा बात है। बल्ब से हम लोग बल्ब जला के हम लोग पढ़ सकते थे या कोई भी अन्य एक्टिविटी भी कर सकते हैं। लाइट की मदद से हम लोग कुछ भी कर सकते थे। सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्यूज जो इस्तेमाल होता हमारा हाउस होल्ड वायरिंग में, हाउस होल्ड वायरिंग में। जब भी हम लोग अपने घर की वायरिंग करवाते हैं तो उसमें फ्यूज लगवाते हैं। कारण क्या होता है? ड्यू टू प्रोटेक्शन। हम लोग प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जब भी हमारे घर में लगा रहता है, जब भी ओवरलोडिंग होता है या ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है किसी अप्लायंसेस से, तो वो जल ना जाए, उसमें आग न लग जाए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने घर में फ्यूज लगा के रखते हैं कि जब भी पीछे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए, ज्यादा करंट फ्लो होने लगे तो क्या कर जाएगा? वो फ्यूज ब्रेक कर जाएगा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड वायरिंग में, प्रोटेक्शन के पर्पज से इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्यूज ब्रेक करता है तो इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग जब भी होगा तो ये क्या कर जाएगा? अपने आप को ब्रेक कर लेगा। ओवरलोडिंग के केस में ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। क्या हुआ? हमारे घर के जो और सारे अप्लायंसेस हैं वो लगभग कॉपर का बना होता है। कॉपर तारों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इनमें भी हम लोग करते कॉपर ही है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि यदि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कर दें तो हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगे हैं वो ज्यादा फूक जाया करेगा, मतलब आग लग जाएगी उसमें, या कभी भी ओवरलोडिंग हुई तो जलने का थोड़ा संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या करते हैं? हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं कि वो ना जल के, हमारे घर का अप्लायंसेस ना जल के क्या कर जाए? ये फ्यूज ब्रेक कर जाए। और ब्रेक कब करेगा? ओवरलोडिंग के केस में, केवल और केवल ओवरलोडिंग के केस में। जब भी ओवरलोडिंग हो तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा।
थर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जिसमें आता है आयरन, हीटर और गीजर। ये तीनों इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे कि आयरन हम लोग कपड़ों को आयरन करने में इस्तेमाल करते हैं, हीटर पानी को, हीटर जो हम लोग ठंडी के मौसम में आग सेकने जैसा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद गीजर जो पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारा बना होता है कॉइल से। किससे से बना होता है? कॉइल से। और कॉइल जो है वो नाइक्रोम एलॉय से बना होता है। किससे से बना होता है? नाइक्रोम एलॉय से बना होता है। नाइक्रोम एलॉय की एक खासियत है कि नाइक्रोम एलॉय की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है। नाइक्रोम एलॉय की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है। रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उसका हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग नाइक्रोम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का जो नोट्स होगा वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।